नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। यह आंदोलन यूजीसी नियम को लागू करने को लेकर किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भारत के कोने कोने से लोग पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा सरकार यूजीसी नियम को लागू करती है या नहीं करती है। फिर हाल में यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी, उस रोक को बहाल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये भी देखना होगा। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात सुनो भाई, सुनो आगे जो है, आगे सुनो जो खड़े। देखो, जब ये यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में गए लोग, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पैरवी करती। आप क्योंकि प्यारे साथियों, आज 11 फरवरी 2026 को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए और ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान ने हमें दिया है। और ये अधिकार सिर्फ हमें नहीं दिया, ये अधिकार देश के हर एक उस व्यक्ति को दिया है जो अपने ऊपर हुए अत्याचार, अन्याय, जुल्म, जाति, अपने अधिकारों पे हुए अतिक्रमण पे आंदोलन कर सकता है, विरोध दर्ज करा सकता है, पत्र लिख सकता है, प्रयास कर सकता है कि उसके ऊपर जो महसूस कर रहा है कि ये कानून गलत बना है, वो कानून को वापस लिया जाए। मैं अभी लोकसभा में था, बजट पे अपनी बात रख के इसलिए आपके बीच देरी से पहुंचा क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा नहीं हो पाई। तो बजट एक महत्वपूर्ण विषय है, बजट पे मैंने अपनी बात रखी और फिर अब मैं आपके बीच में हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा अधिवक्ता हूं, लोकसभा का सदस्य हूं, इस देश के इतिहास को जानता हूं और इतिहास से प्रेरणा लेकर ही आप अपने भविष्य को मजबूत कर सकते हैं, अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझा और खुद से आगे बढ़कर निर्णय लिया कि हम यूजीसी के समर्थन में एक आंदोलन बुलाकर देश भर में ये संदेश देने का काम करेंगे कि हम सीना तान के कमजोर वर्गों के साथ खड़े हैं और हम अपने बच्चों की आने वाली जो है हमारी पीढ़ियां हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करें। तो मैं और आप सब लोग दोनों हाथ उठा के दिल्ली की पूरी टीम को धन्यवाद करें कि उन्होंने ये हौसला जुटाया, उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, उन्होंने हमें शक्ति दी, उन्होंने वैचारिक मजबूती को समझा और असल में उन्होंने सबसे बड़े इस दुख को समझा कि बहन पायल, भाई रोहित, बहन डेल्टा और तमाम हमारे बेटे बेटियों की जो शहादतें हुई हैं, संस्थानिक हत्या हुई है, आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में ये जुल्म जाति ना आए। इसलिए मैं उनकी बड़ी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद जिन साथियों ने ये मुमकिन कराया कि दिल्ली जैसे स्थान पे एक बड़ा आंदोलन हो, हमारी बात दूर तक जाए, जो जहां जहां से लोग पहुंचे हैं, मैं उन तमाम भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का, सबका धन्यवाद करता हूं।
और जिनकी वजह से मैं लोकसभा में पहुंचा हूं, मैं उन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का और नगीना लोकसभा के समझदार लोगों का, नगीना लोकसभा बिजनौर जिले के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठाते तो ये मान लीजिए कि ये आपके ऊपर मुस्तैद कर दिया जाता है, आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, आप याद करके देखिए, इस देश में हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर चीज के लिए हमारे अपने बीच के लोगों ने, जिनको आज हम महापुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, अपने बच्चों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा है। उसके कारण आज इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हक और अधिकार मिलने का काम हुआ। प्यारे साथियों, मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा। जो भी डिबेट करना चाहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो, वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे, डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पे डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है, वहां कोई भी आके बैठ जाता है और कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है, उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे, और जो कमजोर वर्गों के विषय उन पर डिबेट करे, मुसलमानों के विषय पे डिबेट करे, ईसाइयों के विषय पे डिबेट करे, सिखों के विषय पे डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय पे डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय पे डिबेट करे, किसानों के विषय पर डिबेट करे, दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों के विषय पर डिबेट करे, तो हम उनको जवाब देके बताएंगे कि हम जमीन से आए हैं, किसी नेता के पोते, बेटे, पोती, बेटी नहीं है। हमें जमीन का पता है कि आज हालात क्या हैं और लंबे समय से हालात क्या थे। प्यारे साथियों, बड़े गौर से सुनो। नारे तो आप लगा रहे हैं तो बहुत दिनों से, लेकिन खाली नारे से बात नहीं आगे बढ़ेगी। प्यारे साथियों, मैं जानता हूं शिक्षा के दरवाजे किसी और ने नहीं खोले। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले प्रयास नहीं करते तो आज हमारे तन पे ये कपड़े नहीं आते। अगर शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने दिया, मां सावित्रीबाई फूले ने दिया, मां फातिमा शेख ने दिया। प्यारे साथियों, इस देश में जिस आरक्षण को रोज बुरा भला कहा जाता है, हालांकि किसी की हैसियत नहीं है बुरा भला कहने की, क्योंकि जब आप ये कहते हैं, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है, 3 उंगली एक अंगूठे का रुख भी आपकी तरफ होता है, जो आपको ये बताता है कि एक बार अपने गिरबान में भी झांकिए। जो लोग 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लेते हैं, संविधान के विरोध में जो आया है, वो भी आरक्षण पे सवाल खड़ा कर सकते। किस आधार पे? किस आधार पे? जो लोग सदियों से आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, तमाम संस्थानों पे काबिज हैं, जिन्होंने कमजोर वर्गों के लोगों को उनकी दुख तकलीफों के बाद, उनके भूखे पेट के बाद, जब उनकी बच्चों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, जिन्होंने उनके आंसुओं के बाद भी, जिनके मुंह से एक शब्द भी हाय का भी नहीं निकला कि इनके साथ गलत हो रहा, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं सवाल करने का। अगर सवाल करना चाहते हैं तो अपने अंदर पैदा करिए कि आपके अंदर न्याय की क्षमता है, आप न्याय प्रिय हैं, पहले साबित करिए, फिर आके सवाल कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। प्यारे साथियों, आरक्षण क्या जाति के आधार पर मिलता है? आरक्षण क्षेत्र के आधार पर भी मिलता है। आप जाके देखो, जम्मू कश्मीर में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो, हिमाचल में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो, उत्तराखंड में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। कौन कहता है जाति के आधार पर मिलता है? आरक्षण उनको मिलता है जो पीछे रह गए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कम है। और इस देश का मैं गारंटी से कहता हूं, कास्ट सेंसस करा के आप लोग डेटा उठा के लाइए, आइए डिबेट कीजिए और बताइए आपकी संख्या कम है। मैं गारंटी देता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा का सदस्य है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में कार्यकर्ता, मैं वचन दे कहता हूं, अगर किसी विभाग में आपका आरक्षण कम हुआ, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी विभाग हो, अगर आपका आरक्षण, आपका प्रतिनिधित्व कम हुआ, मैं वचन देकर कहता हूं कि दलित पिछड़ों की लड़ाई को पीछे छोड़ के पहले आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, न्याय प्रिय व्यक्ति हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं,
तो मगर सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस देश में अगर आरक्षण आया सबसे पहले तो 1902 में आया, जिसको छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, किसी और ने लागू नहीं किया। कुर्मी वंश के छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, उससे पहले तमाम न्यायप्रिय लोगों पे था अवसर, उन्होंने लागू नहीं। इस देश में अगर वोटिंग राइट मिला, इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, बालिग लोगों को वयस्क मताधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार मिला, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। 1919 से पहले इस देश में बहुत कम % लोग वोट करते थे। मोंटेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी और सुधार समिति ने नए पैमाने तय किए कि वोट देने का अधिकार उनको मिले जो जमींदार हैं, जो भूमि जिनके पास बड़ी संख्या में है, जो लगान देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो पूंजीपति हैं, जिन पे व्यापार है। आप इतिहास उठा के देखो, जिन्होंने ने आंख ही या जिनको अपने अधिकारों का पता ही संविधान के आने के बाद लगा है, उनकी संख्या कितनी रही होगी, आप इस बात को महसूस करके देखें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी मांगने से नहीं मिला है। भारत ऐसा देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह आज हम इकट्ठा हुए बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर तले ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के बाद साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन जब भारत आया, उनकी रिपोर्टों के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित करवाया कि कमजोर वर्गों के लोगों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब इस देश में, और आपको जान के खुशी होगी कि न्यायप्रिय चरित्र जिसे कहते हैं, कि भारत पहला ऐसा देश है कि संविधान के लागू होने के साथ देश की महिलाओं को और गरीब और अमीर तमाम तबकों के लोगों को वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया, ये काम जर्मनी नहीं कर पाया, ये काम यूरोपियन कंट्री नहीं कर पाई, ये काम इंग्लैंड नहीं कर पाया। ये काम अगर किसने किया कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, तो ये भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा दिया जब महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिला पाए, पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं दिला पाए। इसलिए हम तो लंबे समय से उपेक्षाओं से लड़ रहे हैं। मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं, जब हम चारों तरफ देखते हैं तो मामना रामसु वर्मा दिखाई देते हैं, संत राम बी प्रजापति दिखाई देते हैं, मान्यवर काशी राम साहब दिखाई देते हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब दिखाई देते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं संत गाडगे जी महाराज दिखाई देते हैं, नारायणा गुरु दिखाई देते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं बाबू सिंह दयाल चौरसिया दिखाई देते हैं, परमानंद लोधी जी दिखाई देते हैं, अवंतिका बाई लोधी जी दिखाई देती है, जलकारी बाई दिखाई देती है, तमाम हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं दिखाई देती हैं। ये सब कौन है? इन्होंने हमारी बस्ती में जन्म नहीं लिया, इन्होंने हमारे जिले में जन्म नहीं लिया, इन्होंने हमारे प्रदेश में जन्म नहीं लिया, मगर हम अपने मां बाप से ज्यादा इनका सम्मान करते हैं और इनके सम्मान पे खून की बूंद बूंद लगा सकते हैं। उसका कारण क्या है आप जानिए। उनका कारण ये है कि इन महापुरुषों ने अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, इन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन जिया। इनकी वजह से आज हमें अधिकार मिले। इसका मैं उदाहरण बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना। धार्मिक गुरु उन्होंने, न्यायिक गुरु के तौर पे उन्होंने महामानव तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना और अंधविश्वास पाखंडवाद को यानी कि विज्ञानवाद के तर्क के आधार पर बात करने के लिए उन्होंने गुरु कबीर जी को अपना गुरु माना। आप समझो, बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को गुरु माना, उनके दिखाए रास्ते पे चले, साहू जी महाराज के रास्ते पे चले। इसी वजह से वो सामाजिक न्याय की बात को मजबूती से रख पाए। कहां थे लोग जब इस देश में स्तन टैक्स लिया जाता था? कहां थे लोग इस देश में जब विधवा विवाह रोका गया था? कहां थे जब सती प्रथाएं होती थी? कौन खड़ा था इस बात को लड़ने के लिए जब महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था? वही महापुरुष खड़े थे जो समझते थे कि हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है। प्यारे साथियों, बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के नेता ये बात कर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद पिछड़े वर्ग के लिए मैदान में आए, कोई नहीं आता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पिछड़े नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं, हमसे पिछड़े हुए हैं। आप पिछड़े नहीं हैं, हम सब लोग पिछड़े हैं। आप हमारा परिवार हो, हमारे भाई हो, बस पिछड़े हुए हो, उन पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग निकले। और आप ही नहीं, हर पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, कमेरा, वो चाहे बौद्ध हो, सिख हो, सामान्य जाति का भी कोई गरीब है, शोषित है, उसको भी हमारा अपना है, उसके लिए भी हम लोग खड़े हैं। मुस्लिम समाज के लोग, क्या हालत आज आपने देश में देखा?
मजारें गिर रही हैं, खानकाहें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है। और अयोध्या में क्या हुआ, जिस व्यक्ति पे आरोप लगा के उसका घर तोड़ दिया, उसको बंद रखा, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री माफी मांगे अपनी बात के लिए, जो बात उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कही थी कि इस धर्म के लोग गुंडागर्दी करते हैं। मैं आपको खुद बताना चाहता हूं कि सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग पिस रहे हैं। अभी एक नौजवान साथी मुझसे मिला, मुझसे कहने लगा भैया हमारा विषय उठाना। मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार न्यायप्रिय है तो आप मुझे बताओ, 2025 जुलाई में सरकार ने जवाब दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 80% रिक्तियां है। कितने परसेंट? 80% रिक्तियां। आदिवासी समाज की 83% रिक्तियां और शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की 65% रिक्तियां। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी डिपार्टमेंट तभी तो चलेगा जब उसको चलाने वाले लोग होंगे। जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में 80% पद खाली पड़े हैं, वहां कौन हमारी पीड़ा को सुन रहा है? जब हमारा आदमी वहां है ही नहीं तो हमें न्याय वहां कहां से मिल सकता है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 38 जो है, जो वाइस चांसलर है, कुलपति है, वो सामान्य जाति के हैं। हमारा विरोध ये नहीं है कि सामान्य जाति के हैं, हमारा विरोध ये है कि 45 में से 38 कितने परसेंट बैठता है कि SC, ST, OBC के लोगों में काबिलियत नहीं है? किस आधार पर आप ये बात कहना चाहते हो? एक SC का, एक ST का, 5 OBC समाज के, जिनकी संख्या 52%, उनको 12% भी नहीं मिल रहा है। इसलिए आंदोलन करना पड़ता है, इसलिए यहां आना पड़ता है। हम तो जानते हैं, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, याद करो फूले साहब को, याद करो साहू जी महाराज को, याद करो पेरियार को, याद करो रामसु वर्मा जी को, याद करो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, याद करो जगदम्बिका कपूरी ठाकुर जी को, याद करो ब्रह्मानंद लोधी जी को, याद करो संतराम BA प्रजापति जी को, याद करो शिवधराज चौरसिया जी को, याद करो। और मैं आपको भी कहता हूं, मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों, कि अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो एक यूनिवर्सिटी भी आपके लिए नहीं बनती। आपको आइडिया नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और अगर आपके लिए यूनिवर्सिटियां नहीं होती, आपको तालीम नहीं मिलती, तो आपको इस देश के सिस्टम में आने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील जज नहीं बन पाते, तो आपको कलम में ताकत नहीं होती। आप कहां से किसी का भला कर पाते? आप तो अपना भला भी नहीं कर पाते। आपने देखा, उनके बाद 2 लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और दोनों के परिवारों का क्या हाल है? आजम भाई के परिवार का क्या हाल है आप देखो, और इकबाल भाई के परिवार का क्या हाल है सहारनपुर में, आपने देखा। अगर वो कोई व्यापारी को वो बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। यूनिवर्सिटी बना के पढ़ाओगे और उनको सिस्टम में लाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। बस असल बात ही मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, प्रदेश का, देश का कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लो, अगर आप बैकलॉग ढूंढोगे तो मैं लिख के देता हूं कि अगर बैकलॉग भरा जाए तो आज ही 5, 7, 10 लाख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकलॉग, बैकवर्ड के लोगों को नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी मिलने का काम होगा। लेकिन इन सरकारों ने क्या कर रखा है? इन्होंने ठेके संविदा पे अपने लोग रख रखे, कम पैसे में लोग रख रखे। जो लोग रख रखे उनको पूरा पैसा नहीं मिलता, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रखी है, क्योंकि आरक्षण ना देना पड़े SC, ST, OBC के लोगों को। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो UGC आया, मैं इसका धन्यवाद करूंगा, इस गाइडलाइन का। इसके आने से कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, जो कहते थे हम सेकुलर हैं, हम न्यायप्रिय हैं। ये जो सम्मानित व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, एक बार उनसे बात कर लें। ये बीच में ना अपनी बात को रखे और ये भाषा शैली सुधारे। झंडे वंडे नहीं होते हैं, ये झंडा हमारा सम्मान है। और इस बार अगर ये भाषा शैली नहीं सुधारेंगे तो फिर ये आंदोलन आज ही नहीं, अब आगे कल के लिए भी कह दूंगा और लोगों को अपील कर दूंगा, फिर देख लेना संभाल नहीं पाओगे इस तरह करोगे। प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं, गौर से सुनो, इन बातों पर ध्यान मत दो। ये तो पुलिस के भाई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भाई हैं, सरकार के हिसाब से काम करते हैं, हमें इनकी मदद लेनी है, हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं। आप गौर से सुनो मेरी बात को। कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूं,
कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC/ST आयोग की बात आती है, SC/ST एक्ट की बात आती है, जब यूजीसी की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हीं प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया, नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उनपे जो है उनपे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण है, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चले आए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो, बहुत कुछ बेनकाब हुआ। बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है, और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम करते थे। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा के रखोगे, और जैसे ही वो कोई और इनका रोल भी नहीं यूजीसी में, तो आप उनको गाली देने लग जाओगे। ये है जाति का सत्य। मैं और बताता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कल ही एक मामला हुआ एक बैंक में, 2 बेटियां थी। वो एक बेटी कहती है कि मैं ठाकुर, और दूसरी बेटी वो ब्राह्मण समाज की है। मैं तो तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखो कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, और दूसरी बेटी ने क्यों नहीं कहा मैं हिंदू। एक ने कहा मैं ठाकुर, दूसरी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, और दोनों अपने अपने समाज से समर्थन मांग रही हैं, और दोनों के विरोध में एक दूसरे के समाज के लोग गाली बकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की बात ही नहीं है, ये बात जातियों तक जाती है जब आपके अधिकारों पे हमला होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, जिनके बच्चों को जो बच्चे मर रहे हैं जिनके, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई अपराध में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं, 118% की वृद्धि हुई। और कानून की ये गाइडलाइन कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइन बनाओ यूजीसी को। यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई, हमने नहीं बनाई। और उस गाइडलाइन में जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि गाइडलाइन तो 2012 में बनी थी, 2012 में बनी थी, लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, तत्काल विरोध शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नारे के पीछे अगर कुछ है तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध है। इस बात को मेरी आप याद रखना। ये सरकारें, इनकी सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और हम इस बात को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी प्यारेलाल यादव हमारे लिए लड़ रहे थे, महामना राम सुवर्मा चौधरी महाराज सिंह भारती सर छोटूराम चौधरी चरण सिंह हमारे लिए लड़ रहे थे। इसलिए आज हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं महसूस होने देंगे, हम उनके साथ। प्यारे साथियों, यूजीसी की बात हुई है, मैं पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जो यूजीसी के विरोध में हुआ हो और पुलिस ने उन पर लाठी चलाई हो। कोई एक विरोध आप मुझे बताओ पूरे देश के अंदर, या उनको पकड़ के खींचा हो, या उनके कार्यक्रम में इस तरह से माइक उठा के बीच बीच में कहा हो कि भाई आपके लोग कम है, आपके लोग ज्यादा, कभी हुआ क्या? लेकिन जैसे आप लोग आंदोलन करने आए, कहां BHU में, कहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कहां JNU में, कहां DU में, आपको पीट भी रहे हैं और पीट के उठा के बंद भी कर रहे हैं। क्योंकि जो समाज प्रभावी होता है, जिनके पास मीडिया होता है, जिनके अधिकारी होते हैं, जिनकी एजेंसियां होती हैं, जिनके पास वॉइस होती है, उनकी छोटी से छोटी बात भी लाखों मील तक दूर जाती है, और जिनकी आवाज नहीं होती उनको हत्या करके लटका दिया जाता है। तो चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ इस तरह का चुप्पी होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस देश में क्या नहीं सहा हमने, क्या नहीं सहा इस देश में। हमने लक्ष्मणपुर बातें कांड सुना, जहां हमारी माओ के पेट चीर के और जो बच्चे थे पेट में उनको निकाल के तलवार की नोक पे खड़ा कर दिया। क्या नहीं देखा हमने इस देश में? इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों ने क्या नहीं सहा? कितने दंगे, कितने जुल्म, कितनी लाशें हमारी जो है, क्या 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 बयां करूं मैं, क्या क्या नहीं सहा इस देश में? कितने दंगे, कितनी NCRB का डेटा क्या कहता है, कितनी बच्चों की इज्जत लुटती है।
मैं कहता हूं सार्वजनिक करो, रिकॉर्ड उठा के बताओ कि ये जिन बच्चों की 1 लाखों की संख्या में इज्जत लुटती है, किस समाज की, किस समाज की, बताओ इस समाज को। क्योंकि ये समाज सोया हुआ है, इनको नहीं पता कि रोज इनकी बच्चियों को, बेटियों को कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है। और जब न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियों से स्वागत होता है, अपमानित गालियां दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नारा तार्किक नहीं है, जो नारा लगा के आपको लंबे समय से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये नारा तार्किक होता तो मैं गारंटी देता हूं कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोई आदमी सड़क पे नहीं आता। वो कहता कि यूजीसी गाइडलाइन, अच्छा डर कौन, डरेगा कौन? कानून कितने हैं देश में? 302 है, 304 है, 308 है, 307 है, कितने कानून है? इतने कानून बने हुए हैं, हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कोई दुरुपयोग का एक तो मामला आता। 2012 से SC/ST के उसमें गाइडलाइन बनी हुई है, आप पे 10 मामले हैं जो आपके खिलाफ फर्जी दर्ज हो गए हो, कुछ तो होगा आपके पास जिसके आधार पे आप कह रहे हो, लेकिन कोई तथ्य नहीं है। एक ही तथ्य है कि हमें अपराधी मान ले। हम कहां अपराधी मान रहे हैं भाई? हम कौन है अपराधी मानने वाले? कन्वेंशन रेट कहता है कोर्टों का। हम तो किसी को सवाल नहीं करते कि जब हाई जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, हम तो तब भी सवाल नहीं करते। हम जैसा गुंगा बहरा कौन लोग होगा बताओ? कौन होगा? कौन होगा? हमसे ज्यादा सीधा सच्चा व्यक्ति तो इस देश में कोई भी नहीं होगा, जो जुल्म भी सहता है और चुप भी रहता है। जानवर भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम लोग तो अपने हक के लिए भी लड़ पाते हैं। हमसे ज्यादा सीधा भोला कौन होगा? और इसी भोलेपन का फायदा लंबे समय से उठाया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसका एक उदाहरण बताता हूं कि क्यों लड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 90 के बाद, जब मंडल कमीशन के बाद आरक्षण लागू हो गया पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो आज भी वो भैया खड़ा है। 13% आरक्षण वहां, जो संवैधानिक 27% मिला है, उसमें से भी 13% मिलता है। वो रोज आंदोलन करते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, फाइल को नीचे दबा के रखता है। क्यों नहीं सुनता? जब आपने एक दिन पहले PIL दाखिल हुई और अगले दिन सुनवाई कर ली, तो हमें पीड़ा होती है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश का सालों भर पड़ा रहता है कोर्ट में, जब 27% रिजर्वेशन का मामला सालों पड़ा रहता है और आप कभी सुनवाई नहीं करते हो। मेरे आज भी याद है जब डिमोशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक पूर्व की सरकार थी, जब उनके निगरानी में डिमोशन हुए थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले डिमोशन कराओ, उसके बाद हम सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे हकों की बात आती है तो क्यों चुप्पी थाम लेते हो आप? हम तो उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप न्याय के देवता हो, आप न्याय की मूर्ति हो, आप न्याय करोगे। क्या ऐसा गाइडलाइन में जिसमें गाइडलाइन ना पड़ी हो? आप मुझे बताओ, क्या उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में सारे सामान्य जाति के बच्चे, तो कैसे सामान्य जाति के खिलाफ हो गया? इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, इसमें दिव्यांगजनों को जोड़ा गया है, कैसे किसी के खिलाफ हो गया? और कहा गया कि भाई इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं रखा कि सामान्य जाति के प्रतिनिधि होंगे। मैं कहता हूं 38 जब कुलपति सामान्य जाति के हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेशन कौन कर देगा? जब इतना बैकलॉग है OBC SC ST का, तो आप हमें तो गारंटी देता हूं, जो समता समिति बनेगी बनवा लो। OBC के ST के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर मिलेंगे नहीं। आप मेरा चैलेंज आप चेक करवा लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यारे साथियों, मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन 2 सिफारिशें लागू हुई, अभी बाकी सिफारिशें चूकित हुई। कभी कोर्ट को नहीं लगता कि ये सिफारिशें लागू होनी चाहिए, कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। और निजी क्षेत्रों में हम लोग पार्लियामेंट में बिल लेके आए, प्राइवेट मेंबर बिल, की निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भी सुनो। निजी क्षेत्र बनता कैसे है? निजी क्षेत्र इस तरह बनता है कि सरकार जमीन देती है, 1 रुपए लीज पे हजारों बीघा जमीन, फिर उसको लोन देती है, फिर टैक्स में छूट करती है। इस तरह की छूट वो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को नहीं देती। इतने सब प्रावधानों के बाद तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर बनता है। तो जो सारा ही सरकारी पैसे से बना हो, सारा ही सरकारी जमीन पे बना हो, तो उसमें कमजोर वर्गों को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोई पूछने वाला है क्या? इसलिए हमने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और आज इसकी देश की सच्चाई ये है, आपको जानना चाहिए देश की सच्चाई। सच्चाई ये है
कि कितने ही जो शहर हैं जिनको कहा जाता है स्मार्ट सिटी, उनमें सफाई कर्मचारी सीवर में उतरते हैं, सीवर में मर जाते हैं। 7,000, 8,000, 9,000, 11,000 पे, 13,000 पे मजबूर है काम करने के लिए। मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पे कहना चाहता हूं, जानबूझ के जाति के आधार पे ये काम दिया गया है और जाति के आधार पे इसके वेतन का निर्धारण किया गया है। पक्की नौकरी छीन के ठेकेदारी सुविधा पे ये नौकरी देके आज भी हमारे लोग गटर में मरते। किसी को दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता? एक मुख्यमंत्री असम का ये कहता है कि 5 की जगह 4 रुपए दो, इतना सताओ कि ये प्रदेश छोड़ के भाग जाए। जो वीडियो जारी करता है जिसमें सीने पे गोली मारने का जो है निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं लेता है?